नमस्कार साथियों, फिर दोबारा से मैं पवन त्रिपाठी अपनी जूलॉजी की क्लास में यूपी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फिर दोबारा से उसी वीडियो को कंटिन्यू आगे करते हैं जिसमें हमने पढ़ा था आकर्षक प्राणियों का वर्गीकरण। और आकर्षक प्राणियों के वर्गीकरण में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वर्गीकरण का क्या महत्व है, वर्गीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है और आकर्षक प्राणियों के वर्गीकरण से हमको पढ़ने में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो फिर दोबारा से हम एक बार बात करते हैं आकर्षक प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ की कैरेक्टर्स। की कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के कुंजी लक्षण। लेकिन वर्गीकरण के कुंजी लक्षणों से पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई के बारे में। तो हमने बताया था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज यानी कि जाति होती है। यानी कि जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम संघ से जाति की तरफ जाएंगे तो लक्षणों की जटिलता बढ़ेगी और जाति से संघ की तरफ जाएंगे तो लक्षणों की जटिलता घटेगी। और ये जाति शब्द पहली बार जोहन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। जोहन रे द्वारा जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, जिनका ये कहना था कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब हम जाति के बारे में बात करना चाहें तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जातियों को उपजातियों में भी बांटा गया है, लेकिन फिर भी हम जाति को ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानते हैं, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने अपनी सिस्टमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत अपने सिद्धांतों में कहा है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन हमेशा याद रहे कि जाति शब्द कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने नहीं दिया था, जबकि जाति शब्द दिया गया है आपका जोहन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा। तो अब हम बात करते हैं जाति के बारे में। तो जाति की अभी तक हम कहें कि कोई स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं आई है। यानी कि जाति को परिभाषित कर सके आज तक ऐसी कोई परिभाषा कोई भी वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि जाति के बारे में जो पुरानी अवधारणा है वो ये कहती है, पुराने वैज्ञानिकों का मानना था कि जाति केवल वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया एक काल्पनिक शब्द है। जाति क्या है? एक काल्पनिक शब्द है जिसका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। केवल वैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण को सिद्ध करने के लिए केवल इसी शब्द का प्रयोग किया है और बताया है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर नामक वैज्ञानिक ने जाति को परिभाषित करने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की और उस अवधारणा का नाम है जैव जाति अवधारणा। अर्नेस्ट मायर ने जाति को परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है जैव जाति अवधारणा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हिंदी में कहते हैं इसको जैव जाति अवधारणा, और ये अवधारणा अर्नेस्ट मायर द्वारा जाति के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। अब बात ये आती है कि जैव जाति अवधारणा क्या कहती है।
तो अर्नेस्ट मायर का जैव जाति अवधारणा सिद्धांत में कहना है कि जाति प्राणियों का वह समूह है, जाति प्राणियों का वह समूह है जो कि आपस में यादृच्छिक रूप से संगम कर सकते हैं। फिर दोबारा से सुने, जाति प्राणियों का वह समूह है जो कि आपस में यादृच्छिक संगम कर सकते हैं और अपने समान जनन कर सकने योग्य इकाइयों को जन्म देते हैं। तो ऐसे सदस्य हमारे जाति कहलाते हैं। यदि प्रजनन द्वारा ऐसी संतान उत्पन्न हो जिसमें जनन की क्षमता न हो तो निश्चित रूप से वो एक जाति के सदस्य नहीं कहलाते हैं। तो अर्नेस्ट मायर का जैव जाति अवधारणा कहता है कि जाति प्राणियों का वह समूह है जो कि आपस में यादृच्छिक रूप से संगम कर सकते हैं और अपने समान जनन कर सकने योग्य संतानों को जन्म देते हैं, संतानों को जन्म देते हैं। देखिए, हमने शुरू किया था यूपी पीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और स्कूल लेक्चरर जिसे हम कहते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि 11th क्लास में भी ये अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये अवधारणा जो है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। जैव जाति अवधारणा के नाम से इसको जाना जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि उनके इस बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंदर इस अवधारणा की व्याख्या की गई है। तो हम पढ़ रहे हैं अकशेरुक प्राणियों का वर्गीकरण, और अब हम बात कर रहे हैं स्पीसीज़ के बारे में। और स्पीसीज़ के बारे में बताया था सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। तो जॉन रे ने पहली बार जाति शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने केवल जाति का उपयोग द्विनाम पद्धति के लिए तो किया था, लेकिन स्पीसीज शब्द यानी कि जाति शब्द पहली बार जॉन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और अभी तक इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा हमारे सामने नहीं है। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जाति केवल एक काल्पनिक शब्द है, लेकिन बाद में अर्नेस्ट मायर नामक वैज्ञानिक ने जैव जाति अवधारणा प्रस्तुत की थी और जाति को परिभाषित करने के बारे में एक सिद्धांत अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो कि इस प्रकार है कि जाति प्राणियों का वह समूह है, जाति प्राणियों का वह समूह है जो कि यादृच्छिक रूप से संगम करता है। यादृच्छिक रूप से का मतलब होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब कि जाति का प्रत्येक सदस्य पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि वो अपनी ही किसी भी जाति के साथ आसानी से प्रजनन कर सकता हो, जैसे कि प्रभावी जातियां अप्रभावी के साथ और अप्रभावी जातियां प्रभावी के साथ। तो रैंडमली मैटिंग का मतलब होता है जैसे कि प्रभावी जातियों का प्रजनन हम अप्रभावी जातियों के साथ करा देते हैं, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र है इसके साथ प्रजनन करने के लिए, और प्रभावी के साथ पूरी तरह स्वतंत्र है प्रजनन करने के लिए। अप्रभावी संकरित जाति के साथ स्वतंत्र है और संकरित जाति अप्रभावी के साथ स्वतंत्र है, और प्रभावी जातियां संकरित के साथ, संकरित प्रभावी के साथ। अगर इस तरह का प्रजनन किसी के अंदर देखा जाता है तो उसे हम कहते हैं यादृच्छिक संगम। यादृच्छिक संगम कहा जाता है, यानी कि जाति का प्रत्येक सदस्य चाहे वो प्रभावी हो, अप्रभावी हो, संकरित हो, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि वो किसी भी सदस्य के साथ आसानी से प्रजनन कर सकता है।
तो प्रभावी प्रभावी के साथ भी संक्रमण कर सकता है, अप्रभावी अप्रभावी के साथ भी कर सकता है, और संक्रमित संक्रमित के साथ भी प्रजनन कर सकता है। जैसे कि हमने मेंडल के नियम में देखा भी है कि F2 पीढ़ी के लिए हम 2 संकरित प्रजातियों के मध्य संकरण कराते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में हम एक प्रभावी और दूसरी समयुग्मजी अप्रभावी जाति का उपयोग करते हैं और उनके बीच में प्रजनन कराया जाता है। तो सीधी सी परिभाषा है कि इनके बीच में यादृच्छिक रूप से संगम हो सकता है और अपने समान जनन कर सकने योग्य, यानी कि ऐसी संतान उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें जनन की क्षमता हो, तो निश्चित रूप से वो एक जाति के सदस्य कहलाएंगे। अगर जनन की क्षमता नहीं है तो माना जाएगा कि वो एक जाति की संतान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खच्चर की बात करते हैं हम, तो खच्चर एक ऐसा सजीव है जिसमें नर घोड़ा और मादा घोड़ी होता है, और नर घोड़ा और मादा गधा होता है। लेकिन जब संतान पैदा होती है तो उसमें ये निर्धारित नहीं हो पाता कि आने वाली संतान घोड़ा होगा या घोड़ी होगी। तो निश्चित सी बात है खच्चर के अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती। लेकिन अगर हम जैव जातीय अवधारणा की बात करें तो इस परिभाषा को देख करके क्लियर ये लगता है कि ये परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों पर लागू होती है। ये परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों पर लागू होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है केवल उन्हीं के ऊपर ये परिभाषा लागू होती है। इसलिए ये परिभाषा जैव जातीय अवधारणा जाति के संबंध में स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जनन की तो हमारे पास अन्य विधियां और भी हैं, जैसे कि हमारा अलैंगिक जनन है और अनिषेक जनन है। तो इसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैव जातीय अवधारणा हमारी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ये जाति के संबंध में संपूर्ण व्याख्या नहीं करती, क्योंकि इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों पर लागू होती है। ये बात एक सोचने वाली है कि ये परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों पर लागू होती है, लेकिन जनन की तो हमारे पास अन्य विधियां और हैं, जैसे कि हमारी अलैंगिक जनन है, क्योंकि कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें अनिषेक जनन पाया जाता है। यानी कि बिना निषेचन के संतानों को उत्पन्न करना अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, यानी कि बिना निषेचन के अध्ययन करना पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन कहलाता है। और जंतुओं के अंदर पहली बार अनिषेक जनन का अध्ययन एक इंसेक्टा वर्ग का एक प्राणी है जिसका नाम है फाइलोक्सेरा। तो फाइलोक्सेरा इंसेक्टा के अंदर पहली बार इस अनिषेक जनन को देखा गया था, जिसमें नर प्राणियों की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि इसमें नर युग्मक शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि मादा प्राणी द्वारा दिए गए अंडों से डायरेक्ट ही भ्रूण का विकास हो जाता है। तो सीधी सी बात है अनिषेक जनन में जब नर युग्मक भाग नहीं ले रहा है तो वाई गुणसूत्र प्राप्त नहीं होगा और लिंग निर्धारण नहीं किया जाएगा, अतः आने वाली संतानें मादा प्राणी के रूप में विकसित होती हैं। हम बात कर रहे थे जैव जातीय अवधारणा के बारे में, तो इसमें स्पष्ट ही बात है ये परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों पर लागू होती है, अलैंगिक जनन और अनिषेक जनन के करने वाले प्राणियों पर लागू नहीं होती है। लेकिन सजीवों में तो अलैंगिक और अनिषेक जनन की विधियां भी पाई जाती हैं। तो ये बात थी कुछ जाति के बारे में, और जाति के बारे में हम स्पष्ट बात आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि जैव जातीय अवधारणा जो है वो जाति की स्पष्ट परिभाषा नहीं होती है। अब बात करते हैं हम की कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन की। की कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि की कैरेक्टर हम किसे कहेंगे। तो की का मतलब होता है चाबी, कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, यानी कि इसको हम हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में इसको कह सकते हैं हम कुंजी लक्षण। तो इसे बोलेंगे हम वर्गीकरण के कुंजी लक्षण। वर्गीकरण के कुंजी लक्षण।
वर्गीकरण के कुंजी लक्षण से तात्पर्य है कि ऐसे लक्षण जिनका कोई अपवाद ना हो और इनके आधार पे हम किसी भी प्राणी का आसानी से वर्गीकरण कर सकें, लेकिन अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर अपवाद है तो उसे हम वर्गीकरण का कुंजी लक्षण नहीं कहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः जंतुओं का वर्गीकरण उनके आकारकीय लक्षणों के आधार पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आकारकीय लक्षणों का कोई अपवाद नहीं होता है, इसीलिए जंतुओं का वर्गीकरण आकारकीय लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जबकि उच्च वर्ग के जो पादप हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजीय या पुष्पीय पादप के नाम से जानते हैं, उनका वर्गीकरण जनन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब बात ये आती है कि जंतुओं का वर्गीकरण तो हम आकार के लक्षणों के आधार पर कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, लेकिन पादपों का वर्गीकरण हम जनिक लक्षण यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेस पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका सीधा सा एक आंसर है कि जंतुओं के अंदर जनन की एक विधि नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं जनिक लक्षणों के अपवाद होते हैं। लेकिन आकार के लक्षण जो होते हैं वो संरक्षी प्रकार के होते हैं, यानी कि लंबे समय तक स्टेबल यानी कि स्थायी बने रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः हम कह सकते हैं कि आकार के लक्षणों को ही जंतुओं का वर्गीकरण का कुंजी लक्षण माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा क्या हुई? वे आकारकीय लक्षण, वे आकारकीय लक्षण जिन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, आकारकीय लक्षण जिनका कोई अपवाद नहीं होता, कोई अपवाद नहीं होता, उनके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है, प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। कुंजी लक्षण कहलाते हैं, कुंजी लक्षण कहलाते हैं। तो आकार की लक्षण एक ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर जंतुओं अर्थात प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका कोई अपवाद नहीं है। अगर इनका अपवाद होता तो इन्हें हम कुंजी लक्षण नहीं कहते। लेकिन जनन के तो हमारे पास अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार हैं, इसीलिए हम जनिक लक्षणों को जंतुओं के वर्गीकरण का आधारीय लक्षण नहीं मानते या फिर कुंजी लक्षण नहीं मानते। कुंजी लक्षण केवल उसी लक्षण को कहा जाएगा जिसका कोई अपवाद ना हो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जब जंतु और पादपों का पहली बार वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो वो था हमारा एक कृत्रिम वर्गीकरण, जिसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, हिंदी में इसको कहेंगे कृत्रिम वर्गीकरण। तो कैरोलस लीनियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम। इन 3 किताबों के अंदर जंतु और पादपों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से आकार के लक्षणों के आधार पर ही किया गया है। जेनेरा प्लांटेरम नाम की एक किताब लिखी थी कैरोलस लीनियस ने, जेनेरा प्लांटेरम।
जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब के अंदर कैरोलस लिनियस ने आकार के लक्षणों के आधार पर, या फिर हम कहें जननिक लक्षणों के आधार पर, जननिक लक्षणों के आधार पर कैरोलस लिनियस ने और जननिक लक्षण लिया था आपका पुंकेसर, जिसे हम कहते हैं स्टामेन या फिर पुष्प का नर जननांग, पुष्प का नर जननांग। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहली बार आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत जननिक लक्षणों के आधार पर, और जननिक लक्षण लिया था अपना पुंकेसर, जिसे हम नर जननांग कहते हैं पादप का, जो कि पुष्प के अंदर विकसित होता है और पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है, थर्ड होल ऑफ फ्लावर, जिसे हम स्टामेन या पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और इसके समूह को हम पुमंग कहते हैं, पुमंग या फिर एंड्रोशियम कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पुंकेसर हैं नर जननांग कहलाते हैं, तो कैसा लक्षण हो गया, ये जननिक लक्षण हो जाता है। और इसी जननिक लक्षण का उपयोग करते हुए जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक में कैरोलस लिनियस ने पादपों को 24 वर्गों में बांटा था। 24 वर्गों में पादपों को बांटा गया है, यानी कि 24 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है। और ये वर्गीकरण किस पर आधारित है, पुंकेसर पर आधारित है, जो कि एक प्रकार का जननिक लक्षण है। इसके बाद क्या होता है कि कैरोलस लिनियस ने आकार के लक्षणों और पुष्पों की अनुपस्थिति के आधार पर भी पादपों का वर्गीकरण किया था पहली बार। लेकिन ये वर्गीकरण केवल पादपों पर लागू किया गया था, जंतुओं पर लागू नहीं किया गया था। इसीलिए इसे हम केवल पादपों के संबंध में ज़्यादा पढ़ते हैं, जंतुओं के संबंध में नहीं पढ़ते। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। तो अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले बार आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। और जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में कैरोलस लिनियस ने क्लियर लिखा है कि जंतुओं का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि आकार के लक्षण जंतुओं के अंदर अधिक संरक्षी होते हैं, जबकि जननिक लक्षण हमारे अधिक संरक्षी नहीं होते। और कई बार यहाँ से नीट के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है, और अक्सर बीएससी और लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी आता रहता है। और माना ये जाता है कि भाई जंतुओं का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर ही क्यों किया जाए, क्योंकि आकार के लक्षण हमारे अधिक संरक्षी होते हैं, यानी कि इनका कोई अपवाद नहीं होता। आकार के लक्षण जननिक लक्षणों की तुलना में अधिक संरक्षी होते हैं, अधिक संरक्षी होते हैं। संरक्षी का मतलब होता है स्टेबल, अधिक स्थायी होते हैं। तो आकार के लक्षणों का वर्गीकरण का में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अधिक संरक्षी होते हैं, तो इनके आधार पर हम आसानी से प्राणियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हमें प्राणियों का वर्गीकरण करना है तो कुंजी लक्षण के रूप में आकार के लक्षणों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये संरक्षी प्रकार के होते हैं, स्थायी होते हैं, कम परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जो जननिक लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, वो हमारे अधिक स्थायी नहीं होते। लेकिन इसका उल्टा अगर हम पादपों के संबंध में बात करें तो पादपों का जो वर्गीकरण है वो संरक्षी लक्षणों के आधार पर तो किया जाएगा, लेकिन आकार के लक्षण पादपों के अंदर संरक्षी नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं पादपों का वर्गीकरण जननिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पादपों के जो जननिक लक्षण होते हैं वो आकार के लक्षणों की तुलना में संरक्षित होते हैं। अतः
पादपों का वर्गीकरण तो जन्यक लक्षणों के आधार पर, तो पादपों के वर्गीकरण का कुंजी लक्षण हुआ जन्यक लक्षण, जबकि जंतुओं का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो आकार के लक्षण अधिक हमारे संरक्षी होते हैं और आकार के लक्षण अधिक संरक्षी होने की वजह से जंतुओं का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब सोचने वाली बात ये आती है कि ऐसे कौन से आकार के लक्षण होंगे जो संरक्षी होंगे और जिनके आधार पर हम प्राणियों का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो आकार के लक्षणों को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। बात आती है आकार के लक्षण, तो आकार की का शाब्दिक अर्थ होता है संरचना, और हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है उसे हम कहते हैं कोशिका, यानी कि सेल, जिसकी खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब हम बात कर रहे हैं आकार के लक्षणों की। आकारकीय लक्षणों की, और आकार के लक्षण ये होते हैं जो हमारे विजुअल होते हैं, दिखाई देते हैं। जबकि वो दिखाई देते हैं तो यानी कि ये शरीर के बाहर का स्वरूप बनाते हैं। आकार की का शाब्दिक अर्थ होता है संरचना या स्वरूप, स्वरूप या फिर संरचना। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर की संरचना इकाई क्या होती है? कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की थी और उसे सेल नाम दिया था। इनका ये कहना था कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक इकाई हो गई और संरचना का मतलब क्या हुआ? आकार की। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या या कोशिका का प्रकार एक प्रकार का आकार की लक्षण है जिसका कोई अपवाद नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा सजीव होगा जिसका शरीर के अंदर कोशिका ना हो। अगर कोशिका नहीं है तो फिर वो सजीव कैसा? क्यों? क्योंकि सजीव के अंदर चलने वाली जितनी उपापचयी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। जब कोशिका के अंदर संपन्न होंगी तो सीधी सी बात है, कोशिका सजीव की क्रियात्मक इकाई भी होती है। अतः हम कह सकते हैं आकार की लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और आज सबसे पहली बात करते हैं हम कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। इसे हिंदी में बोलेंगे हम कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राणी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होते हैं हमारे एक कोशिकीय और दूसरे होते हैं हमारे बहुकोशिकीय। यानी कि ऐसे सजीव जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। जबकि ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है उन्हें कहेंगे बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणियों के लिए हम यूनिसेल्युलर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को हम मल्टीसेल्युलर कहते हैं। मल्टीसेल्युलर कहा जाता है। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव दो प्रकार के हो गए, या फिर हम कहें कि प्राणी दो प्रकार के हो गए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर।
यूनिसेलुलर प्राणियों की विशेषता ये है कि इनके कोशिका में कार्य विभाजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना है। तो शरीर के अंदर चलने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सब एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न की जाएंगी। तो ऐसे सजीवों को हम एक कोशिकीय सजीव कहेंगे। और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिका द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम बहुकोशिकीय की। तो बहुकोशिकीय प्राणियों की विशेषता ये होती है कि इनमें कार्य विभाजन पाया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग कार्यों को संपादित कर सकती हैं। कुछ प्राणियों के अंदर तो ये ऊतक अंग और अंग तंत्र तक का निर्माण कर लेती हैं। तो बहुकोशिकीय प्राणी जटिलता के आधार पर ऊतक स्तर का, अंग स्तर का या फिर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन रखते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना कोशिका का प्रकार। ये भी हमारा एक आकार की लक्षण है, क्योंकि कोशिका संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का प्रकार, तो कोशिका के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। अब सिंपल सी बात है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है अपनी यूकैरियोटिक सेल। इसे हिंदी में कहते हैं असीम केंद्रकीय कोशिका और इसको बोलेंगे ससीम केंद्रकीय कोशिका। ससीम केंद्रकीय कोशिका। असीम का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक बिना सीमा के पाया जाता हो, यानी कि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक भी नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सीमा युक्त केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी अपनी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक शब्द हमारा ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें पहला शब्द होता है प्रो, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि आद्य प्रकार का। प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य। दूसरा शब्द है इसमें हमारा कैरियन। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि केंद्रक अनुपस्थित। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जबकि वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें पहला शब्द है हमारा यू, और यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू को हिंदी में हम कहते हैं सत्य। और दूसरा शब्द होता है हमारा कैरियन। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, यानी कि वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट अर्थात सत्य केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम कि
इन दो लक्षणों के आधार पर भी अगर हम देखना चाहें तो सजीवों को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं प्राणियों को, कि प्राणी केवल इन दो आकार के लक्षणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहली बात करते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक की, यानी कि ऐसे सजीव जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना हो और कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित हो, तो सीधी सी बात है सजीव कहलाएंगे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, यानी कि यूनी सेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स पहला प्रकार तो ये होता है। और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। जीवाणु हमारे ऐसे सजीव हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। हम कह सकते हैं कि नील हरित शैवाल कैसे हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनकी कोशिका में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया वास्तव में होने को तो ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक शैवालें होती हैं जिन्हें पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, लेकिन R.H.V. टेकर ने इनको 5 जगत सिद्धांत के अनुसार मोनेरा जगत में शामिल किया था। मोनेरा जगत की विशेषता ये होती है कि ये एक कोशिकीय होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो R.H.V. टेकर ने 5 जगत सिद्धांत के अनुसार जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में रखा था। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि अक्सर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में ये देखने के लिए मिल जाता है। तो PPLO वास्तव में आपका माइकोप्लाज्मा है जिसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अर्थात सजीव। पी का मतलब होता है प्लूरो, दूसरे पी का मतलब होता है निमोनिया जिसमें पी साइलेंट होता है, एल का मतलब होता है लाइक यानी कि समान, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव। यानी कि ये माइकोप्लाज्मा को PPLO के नाम से भी जाना जाता है। और इन सजीवों की विशेषता ये होती है कि ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और इसका हमारे पास कोई दूसरा अपवाद नहीं है। क्या हमने आज तक कभी नेचर के अंदर ऐसा प्राणी देखा है जो कि द्विकोशिकीय हो या त्रिकोशिकीय हो या चतुर्कोशिकीय हो? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा सजीव नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण जीव जगत के अंदर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 समूह बनाए जाते हैं, एक कोशिकीय सजीवों का और दूसरा हमारे बहुकोशिकीय सजीव। अगर सजीवों को हटाकर के हम केवल इनको प्राणियों पर लागू करें तो प्राणी भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की। तो दूसरा प्रकार है हमारा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों का। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों का, यानी कि ऐसे सजीव जिनका संपूर्ण शरीर कैसा है, यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक कोशिका का बना हुआ है लेकिन कोशिका में केंद्रक उपस्थित है, तो कहलाएंगे हमारे यूकैरियोट्स। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जितने भी आपके प्राणी हैं उनको एक समूह में रखा गया है जिन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास
संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को माना यह जाता है कि ये धरती पर सबसे पहले आए यूकैरियोटिक सजीव हैं। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डफास। तो गोल्डफास नामक वैज्ञानिक ने धरती पर आने वाले सबसे पहले यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सजीवों को प्रोटोजोआ नाम दिया था। जैसा कि हमको नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें हमारे दो शब्द छिपे हुए हैं, जिनमें पहला है अपना प्रोटोज और दूसरा शब्द है अपना जोआ। प्रोटोज का मतलब होता है प्रथम यानी कि फर्स्ट। जोआ का मतलब होता है एनिमल यानी कि प्राणी। यानी कि इस धरती के सबसे पहले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो प्राणी हैं उनको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, और ये नाम पहली बार गोल्डफास नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो प्रोटोजोआ का हम अकशेरुकीय प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम इसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्योंकि प्रोटोजोआ मेडिकल से संबंधित भी रखता है, क्योंकि इसके द्वारा कई सारी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि हमारे मानव सहित अन्य प्राणियों के अंदर भी परजीवी रूप से पाया जाता है। तीसरा है हमारा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। जंतुओं का तीसरा समूह बनता है हमारा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों का। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक का मतलब है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स ये हमारा प्राणियों का तीसरा समूह होता है। हमने केवल 2 कुंजी लक्षण दिए थे और इनके आधार पर हमने देखा कि कितना ज़्यादा वेरिएशन विभिन्नताएं नज़र आती हैं कि धरती पर 3 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक की बात करें तो नेचर के अंदर कोई भी ऐसा बहुकोशिकीय प्राणी नहीं है जिसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती हो। सीधा सा आंसर है कि प्रोटोजोआ के बाद हमारे पॉरीफेरा से शुरू करें और पॉरीफेरा से लेकर के बेलेनोस ग्लॉसस यानी कि हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे अकशेरुक माने जाते हैं, और इनमें से कोई भी अकशेरुक प्राणी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका नहीं रखता है। यानी कि ऐसा कोई सजीव नहीं है जिसकी बहुकोशिकीय जिसके अंदर कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल मानव को ही देख लेते हैं, मानव हालांकि कशेरुक प्राणी है लेकिन बहुकोशिकीय तो है, लेकिन हमारी सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अगर हमारे दिमाग में अगर आरबीसी का नाम आ रहा है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो सीधी सी बात तो ये है कि आरबीसी क्या है, कोशिका सिद्धांत का पालन ही नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी कोशिका है ही नहीं। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। अतः हम कह सकते हैं कि आरबीसी इज नॉट ए सेल। पहली बात तो उसको हम कोशिकाओं में शामिल नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है उसके अंदर केंद्रक हो या नहीं हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्पष्ट बात तो ये है कि आरबीसी कोशिका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि कोशिका में जनन करने की यानी कि विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, कोशिका में आकृति बदलने की क्षमता पाई जाती है, कोशिका में उपापचय क्रियाओं के संचालन की क्षमता पाई जाती है, कोशिका में विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आरबीसी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका क्या, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका भी नहीं है, बल्कि वो एक लाल रक्त कणिका है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है, और हीमोग्लोबिन का उत्पादन आरबीसी नहीं करता है बल्कि अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स बना करके आरबीसी का निर्माण करता है, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी हमारी कोशिका नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या और कोशिका के प्रकार के आधार पर सजीवों की,
तो कोशिकाओं की संख्या और प्रकार के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, उदाहरण जीवाणु, नीलहरी शैवाल और पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। दूसरा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जैसे कि हमारे प्रोटोजोआ के हमारे पास 4 प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं और प्रोटोजोआ शब्द की स्थापना पहली बार गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें प्रोटोज का मतलब होता है प्रथम, जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी कि इस धरती के सबसे प्रथम यूकैरियोटिक प्राणी हमारे प्रोटोजोआ कहलाए। तीसरे प्रकार होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जितने भी बहुकोशिकीय हैं वो हमेशा यूकैरियोटिक प्रकार के ही होंगे और इनके अंदर संघ पॉरीफेरा, जिन्हें आप स्पंज के नाम से जानते हैं, स्पंजीज, तो संघ पॉरीफेरा इस धरती के सबसे पहले बहुकोशिकीय माने जाते हैं, जिनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव हैं। क्योंकि पॉरीफेरा की बात आई है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पॉरीफेरा को हम सामान्य प्राकृतिक स्पंज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका कंकाल स्पंजी तंतुओं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है। तो इनमें से कुछ स्पंज तो हमारी सॉफ्ट होती हैं, जबकि कुछ स्पंज हमारी सॉफ्ट नहीं होती हैं। इनमें पुनरुद्भवन की भी उच्च क्षमता पाई जाती है और इनमें अलैंगिक जनन जैम्यूल विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि पॉरीफेरा प्राणियों में जैम्यूल का निर्माण होता है जिसके द्वारा हम अलैंगिक जनन कर सकते हैं। तो पहला आकार की लक्षण हुआ हमारा कोशिकाओं की संख्या। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण में हम कोशिकाओं की संख्या का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हमारे पास अपवाद नहीं है। तो ये पहला आकारकीय वर्गीकरण का कुंजी लक्षण है। दूसरा है हमारा कोशिका का प्रकार। कोशिका के प्रकार की बात करें तो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जबकि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या और कोशिका का प्रकार, ये दोनों हमारे आकार की लक्षण हैं और इनका कोई अपवाद न होने की वजह से इनको वर्गीकरण का कुंजी लक्षण मानते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जंतुओं का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि आकार के लक्षणों का कोई अपवाद नहीं होता और ये सारे लक्षण हमारे संरक्षित प्रकार के होते हैं। तो ये हुआ हमारे 2 प्रकार के आकार के लक्षण। इससे अगले प्रकार के हम आकार के लक्षणों की बात करते हैं, तो वो है हमारा आकार के लक्षण शारीरिक संगठन की कोटि। शारीरिक संगठन की कोटि, तो शारीरिक संगठन की कोटि की बात करें तो इसे हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा हमारा वर्गीकरण का कुंजी लक्षण है जिसे हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहेंगे हम शारीरिक संगठन की कोटि। शारीरिक संगठन की कोटि की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है। क्या हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं या फिर कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतक बना लिए हैं, या फिर ऊतकों ने मिलकर के अंग का निर्माण कर लिया है, या फिर अंगों ने मिलकर के तंत्र का निर्माण कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि कोशिका से जब हम अंग तंत्र की तरफ जाते हैं तो शारीरिक जटिलताएं बढ़ती हैं और अंग तंत्र से जब हम कोशिका की तरफ आते हैं तो हमारी शरीर की जटिलताएं घटती हैं। तो होता क्या है
कि शारीरिक संगठन की कोटि का मतलब होता है कि या तो सजीव कोशिका का बना होगा, जिन्हें हम बोलेंगे सेल्स, या फिर सजीव के अंदर ऊतकों का निर्माण हो जाएगा, जिन्हें हम बोलेंगे टिश्यू, या ऊतक मिलकर के ऊतक अंग का निर्माण कर लेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे टिश्यू ऑर्गेन, या फिर अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण कर लेंगे, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। और अंग तंत्रों को मिलकर बनता है हमारे जटिल शरीर का निर्माण। हमारे जटिल शरीर का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि वे कोशिकाएं जिनका उत्पत्ति तथा कार्य समान होता है वो मिलकर के ऊतक बना लेते हैं, तथा वे ऊतक जिनका कार्य समान होता है वो मिलकर के ऊतक अंग बना लेते हैं, तथा वे अंग जो कि एक ही प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं मिलकर के तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों के अंदर अनेक प्रकार के शारीरिक संगठन की कोटि पाई जाती है, जिनमें से सबसे पहली बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिनमें से पहला प्रकार है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोशिका द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। यानी कि वे सजीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उनमें कोशिका द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यानी कि उनके शरीर की अधिकांश जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव्य द्वारा संपादित होती हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना हुआ है और कोशिका द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये बात कही थी हक्सले ने। तो हक्सले का कहना ये है कि शरीर का जो कोशिका का जो जीवित पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था परकिंजे। तो परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय सजीवों जो कि यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं उनमें मिलने वाले कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, जैसे कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इस धरती के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव हैं और उनमें मिलने वाले कोशिका द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म नाम देते हैं। तो पहला प्रकार होता है हमारा कोशिका द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। दूसरा है हमारा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहेंगे कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन। कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन। इसके अंतर्गत उन प्राणियों को शामिल किया जाएगा जो कि होने को तो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाया है। बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी उनमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन देखा जाता है, यानी कि ऊतकों का निर्माण नहीं किया जाता।
तो सिंपल सी बात है अपनी यहाँ पे। तो ऐसे हमारे सजीव में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा जिन्हें हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। तो संघ पोरीफेरा यानी कि फाइलम पोरीफेरा के जितने भी सदस्य हैं हमारे, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे। पोरीफेरा प्राणियों की विशेषता ये होती है कि ये बहुकोशिकी तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें ऊतकों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। लेकिन वहीं हम बात करें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो संघ प्रोटोजोआ यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और इनके अंदर संपूर्ण कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपादित किया जाता है और कोशिका का कार्य कोशिका द्रव्य संपादित करता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रोटो जो हमारे एक कोशिकीय होते हैं तो इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोशिका का जीवित पदार्थ तो कोशिका द्रव्य होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ही शरीर के सारे कार्यों को कर रहा है, वही प्रजनन कर रहा है, वही उत्सर्जन कर रहा है, वही उपापचय कर रहा है। तो ये सारी क्रियाएं केवल प्रोटोप्लाज्म द्वारा की जा रही हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ के अंदर कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमारे दो प्रकार के प्राणी तो हमको प्राप्त हो चुके हैं। एक तो प्रोटोजोआ और दूसरे हमारे पोरीफेरा, जिनमें मिलता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और पोरीफेरा मिलता है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यदि सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लें, यदि सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लेती हैं तो इसे बोलेंगे हम सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे कोशिका ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन। कोशिका ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, यानी कि ये एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतक का निर्माण कर लिया है। तो सीधी सी बात है, ये बहुकोशिकीय हैं और बहुकोशिकीयों के साथ हमको पता है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो ये जो बहुकोशिकीय हैं इनमें ऊतकों का निर्माण हो चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यानी कि अब कार्यों को कोशिका तो करेगी ही, लेकिन कोशिका ऊतक के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। यानी कि ये ऐसे बहुकोशिकीय जिनमें ऊतकों का निर्माण हो चुका है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास संघ सीलेंट्रेटा। संघ सीलेंट्रेटा यानी कि फाइलम सीलेंट्रेटा, जिन्हें सामान्य भाषा में कोरल्स या फिर मूंगा या फिर प्रवाल कहा जाता है। और प्रवाल के बारे में आपको पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि सीलेंट्रेटा इस धरती के पहले ऐसे प्राणी हैं जिनमें ऊतक स्तर का संगठन देखा गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि सीलेंट्रेटा प्राणियों से ही नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका विकास प्रारंभ हुआ है। अगली इम्पोर्टेंट बात, सीलेंट्रेटा प्राणी पहले वो प्राणी हैं जिनके अंदर पहली बार लैंगिक जनन को देखा गया है। तो लैंगिक जनन का विकास और तंत्रिका विकास संघ सीलेंट्रेटा संघ के प्राणियों से प्रारंभ हुआ है।
क्योंकि इनके अंदर एक जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जिसे हम सीलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, इसीलिए इनको सीलेंट्रेटा नाम दिया गया है, जो कि भोजन तथा खाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य करती है। जब ये प्राणी मर जाते हैं, अधिकांशतः ये प्राणी समुद्री आवास में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो कंकाल है वो समुद्र की तली में जमा होकर के प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ का निर्माण करता है। और हमने आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताई थी, ये प्राणी जब मर जाते हैं तो इनसे बनने वाली जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो जैव विविधता का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनमें से एक नाम आता है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी और एक बार फिर से बता रहे हैं, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री तट है उसमें एक 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बनी हुई कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने की बनी हुई एक चट्टान नुमा भित्ति नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो कि सीलेंट्रेटा प्राणियों के कंकाल से बनाई गई है। और इनका उपयोग करके पुराने टाइम में मिस्र के पिरामिड बनाने के लिए सीमेंट की तरह इनको काम लिया गया था। तो मिस्र के पिरामिड जो बनाए गए हैं वो इन्हीं प्राणियों के कंकाल से सीमेंट के रूप में उपयोग में लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं सीलेंट्रेटा प्राणियों में सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि इसके अलावा हमारे पास एक उदाहरण और है जिसमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वो है आपके फाइलम टीनोफोरा। फाइलम यानी कि संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा इनकी बात करें तो इसमें सी साइलेंट रहता है, बोलते इसको टीनोफोरा है। इसमें पहला शब्द है हमारा टीन्स। टीन्स का मतलब आपको पहले भी बताया था मैंने, इसका मतलब होता है कॉम्ब यानी कि कंधा। फोरा का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि ये ऐसे प्राणी हैं जिनका स्वरूप यानी कि संरचना कंघे के समान दिखाई देती है, जो कि इनका बाह्य आकार की लक्षण होता है। और हम जानते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण बाह्य आकार की लक्षणों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इनका कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए हम इनको कुंजी लक्षण कहते हैं। तो टीनोफोरा प्राणियों के अंदर कोशिका ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, यानी कि अंगों का निर्माण इनके अंदर नहीं होता। और इनके अंदर सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अगली बात करते हैं अगले कुंजी लक्षण की, और वो अगला अपना शारीरिक संगठन की कोटि है ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन। चौथा प्रकार है हमारा ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन। तो ऊतक अंग स्तर का जो शारीरिक संगठन है वो आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केहेल्मिन्थीस संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है। ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन। टिश्यू, ऑर्गेन, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे सजीव जिनमें ऊतकों ने अंग का निर्माण कर लिया है, उन्हें हम कहेंगे ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन। तो एक सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास इसका संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस अर्थात चपटे कृमि।
तो प्लेटी हेलमिंथी संघ के सदस्यों में ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद दूसरा सदस्य आपका एस्के हेलमिंथीज। जैसा कि मैंने पुराने टाइम में बताया था कि इसका दूसरा नाम निमेटोडा भी है। लेक्चर फर्स्ट में हमने इसकी बात की थी। एस्केस का मतलब होता है राउंड, हेलमेट का मतलब होता है अर्थात गोल कृमि। इन गोल कृमियों के अंदर हम देख सकते हैं ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अधिकांशतः जिन प्राणियों में ऊतक नहीं बल्कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है वो प्राणी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें त्रिकोरक पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यानी कि माना जा सकता है कि जब तक मीजोडर्म का निर्माण नहीं होगा तब तक अंग तंत्र का निर्माण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर में अंग तंत्रों को रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है और वो स्थान हमको देह गुहा उपलब्ध कराता है जिसे हम सीलोम कहते हैं। और सीलोम का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मीजोडर्म का निर्माण नहीं होगा। अब तक के अधिकांश प्राणी जिनकी हमने उदाहरण में लिए हैं इन सब के अंदर दो स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन मीजोडर्म और देह गुहा का इनके अंदर पूरी तरीके से अभाव होता है। लेकिन गोल कृमियों के अंदर अल्प विकसित मीजोडर्म पाई जाती है, और जब इनके अंदर अल्प विकसित मीजोडर्म पाई जाती है तो इसका मतलब होता है इनमें सीलोम यानी कि देह गुहा का विकास छोटे छोटे पाउचों के रूप में होता है। हम कह सकते हैं कि इनके अंदर स्पष्ट ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं हम ऊतक अंग स्तर के शारीरिक संगठन के बाद अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन यानी कि ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें अंग और तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं उन्हें हम कहते हैं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास संघ एनिलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का और संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ हेमिकॉर्डेटा। फिर दोबारा से सुने कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन रखने वाले प्राणियों में संघ एनिलिडा को जैसे केंचुआ, संघ आर्थ्रोपोडा संधित्वपंख वाले, संघ मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल, इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश, संघ हेमिकॉर्डेटा जैसे कि बेलेनोग्लॉसस जैसे प्राणियों को शामिल किया गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण में, तो ये सारे के सारे जो भी हमने लिस्ट तैयार की है ये केवल अकशेरुक प्राणियों के बारे में है। इसके अलावा हम बात करना चाहें तो पिसीज, साइक्लोस्टोमेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, पिसीज, एम्फीबिया यानी कि ओबेचर, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, एवीज यानी कि पक्षी और मैमेलिया यानी कि स्तनधारी।
इन सब के अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, यानी कि संघ एनिलिडा से लेकर के स्तनधारियों तक जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो अकशेरुक है चाहे वो कशेरुक है, नोटोकॉड है या नहीं है, लेकिन इन सब के अंदर अंग तंत्र स्तर संगठन पाया जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात की थी कि वर्गीकरण के कुंजी लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वर्गीकरणों के 3 कुंजी लक्षण तो हमने यहाँ पे चर्चा कर लिए हैं, जिनमें से पहला था हमारा कोशिकाओं की संख्या, दूसरा था हमारा कोशिकाओं का प्रकार और तीसरा है अपना शारीरिक संगठन की कोटि। बाकी की बात करते हैं हम अगले लेक्चर में। अभी हमारे वर्गीकरण के कुंजी लक्षण और भी बाकी हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।